वेलकम। मैं साइमा खान हाजिर हूँ आपका पसंदीदा शो सिनेमा की दुनिया लेकर, जहां हम हर हफ्ते आपको सिनेमा जगत की अपडेट्स और उसकी सरगर्मियों से रूबरू कराते हैं। आज के प्रोग्राम में भी आपके लिए बहुत कुछ खास है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आज हम अपने शो की शुरुआत जिस अभिनेत्री से करने जा रहे हैं, बेशक वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में मां का किरदार अदा करके वो खुद को अमर बना गई हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुलोचना लाटकर की, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उनके जाने का सभी को दुख है। सुलोचना लाटकर के व्यक्तित्व की अगर बात की जाए तो उनके चेहरे की मुस्कान ही सब कुछ उनके व्यक्तित्व के बारे में बता देती है। सुलोचना लाटकर, जिन्होंने मराठी फिल्म इंडस्ट्री से शुरुआत की थी और बहुत ही कम उम्र में ही वो फिल्म इंडस्ट्री में आ गई थी। उसके बाद उन्होंने अभिनेत्री का किरदार अदा किया और उसके बाद उन्होंने कई कैरेक्टर्स रोल किए और मां के किरदार को तो उन्होंने कामयाब बना दिया। मां के किरदार को निभाने की भी एक कहानी है। निर्देशक बिमल रॉय सुजाता फिल्म बना रहे थे और उन्होंने सुलोचना लाटकर को नूतन की मां का रोल ऑफर किया था। उस वक्त सुलोचना लाटकर जी को सभी ने मना किया था कि तुम मां का किरदार अदा मत करो, लेकिन वो बिमल रॉय के साथ काम नहीं छोड़ना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो इतने बड़े निर्देशक के साथ काम करें और इस वजह से उन्होंने उनकी ऑफर कबूल कर ली। और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो उनके काम को बहुत ज्यादा सराहना मिली और फिर तो हम सभी ने देखा कि किस तरह से उन्होंने बड़े से बड़े अभिनेता की मां का किरदार अदा किया और अपने काम को मनवाया। उनके फिल्म इंडस्ट्री में इसी योगदान के लिए उनको कई अवार्ड्स और कई सम्मान से नवाजा गया। चालीस से 50 के दशक की दिग्गज अभिनेत्री रही सुलोचना लाटकर अब इस दुनिया में नहीं रही। 94 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। वहीं उनके निधन की खबर सुनकर उनके साथी कलाकारों से लेकर कई गणमान्य लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचे। जिनमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सचिन पिलगांवकर और राज ठाकरे सहित कई अन्य दिग्गज हस्तियां रहीं। सुलोचना लाटकर हिंदी और मराठी सिनेमा का बड़ा नाम रही हैं। उन्होंने हिंदी और मराठी सहित 300 फिल्मों में काम किया था। अपने फिल्मी करियर में उन्होंने ज्यादातर मां का रोल निभाया और यही उनकी पहचान बना। सुलोचना ने पर्दे पर अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना और धर्मेंद्र जैसे कई दूसरे बड़े सितारों की मां का रोल निभाया। वहीं वो दिलीप कुमार और देवानंद जैसे स्टार्स के साथ भी पर्दे पर नजर आई थीं। पद्मश्री सम्मानित सुलोचना लाटकर ने 1940 में मराठी सिनेमा से अपने करियर की शुरुआत की और वो पहली अभिनेत्री थी जिन्होंने हिंदी के साथ मराठी सिनेमा में अपनी पहचान बनाई। शेवटपर्यंत असा पाच शिवणीचा खेळ खेळत हो। शूराने दुश्मनाला चकवायचं असतं, सोबतीला नाही। स्वराज्याच्या आरतीत शम्मी कपूर की दिल दे के देखो, दिलीप कुमार की आदमी और देवानंद की फिल्म जॉनी मेरा नाम में उनके काम को काफी सराहा गया। वो सारी रात यही दोहराते रहे, मेरा दिल साफ है, तुम चिंता क्यों करती हो? फिर सवेरे सवेरे उन्हें सैर करने की आदत थी। उस दिन गए तो लौट कर न आए। ही मैन धर्मेंद्र हो या महानायक अमिताभ बच्चन, उन्होंने सभी फिल्मों में हीरो की मां का रोल निभाया। जब उनका ममतामयी मां का पवित्र रूप सामने आता था तो
सही मायनों में दर्शकों के दिल में जगह बना लेता था। उनके चेहरे की सौम्य मुस्कान ही उनकी पहचान थी। वे रोल जो उन्होंने सबसे ज्यादा निभाए, उस माँ की तरह ही व्यक्तिगत जीवन में भी वो ममतामयी थी। अपनी ऑन स्क्रीन मां के निधन पर अमिताभ बच्चन ने भी दुख जताया। उन्होंने अपने ब्लॉग में सुलोचना लाटकर को याद कर उनके साथ बिताए पलों को याद किया। उन्होंने लिखा कि हमने सिनेमा वर्ल्ड की एक और महान अभिनेत्री सुलोचना जी को खो दिया। उन्होंने मेरे कई फिल्मों में मेरी प्यारी, दुलारी और ख्याल रखने वाली माँ का किरदार निभाया था। वे काफी समय से बीमार थीं और अब वो हम सबको छोड़कर स्वर्ग सिधार गई हैं। सुलोचना जी अमिताभ बच्चन के बेहद करीब थीं। उन्होंने सदी के महानायक को उनके 75वें जन्मदिन पर एक चिट्ठी भेजी थी, जिसे पढ़कर अमिताभ इमोशनल हो गए थे और सोशल मीडिया पर उस पल के बारे में शेयर भी किया था। सुलोचना जी ने खत में लिखा था कि मेरे प्यारे चिरंजीवी अमित जी, आज आप 75 साल के हो गए हो। मराठी में इस खास दिन को अमृत महोत्सव कहते हैं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि वो आपकी जिंदगी में यूं ही अमृत धारा बरसाते रहें। बता दें कि अमिताभ बच्चन की फिल्म मुकद्दर का सिकंदर, मजबूर और रेशमा और शेरा जैसी फिल्मों में सुलोचना ने उनकी मां का किरदार निभाया था। वहीं धर्मेंद्र ने सोशल मीडिया पर गम जाहिर करते हुए सुलोचना जी के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की। ये तस्वीर उन दिनों की किसी फिल्म की है जिसमें सुलोचना जी ने धर्मेंद्र की मां का किरदार निभाया था। तस्वीर शेयर कर धर्मेंद्र जी ने लिखा, बहुत याद आएंगी, अनगिनत फिल्मों में ये मेरी माँ थी। सुलोचना लाटकर को 1999 में पद्मश्री पुरस्कार और 2009 में प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मराठी सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें पिछले साल फिल्म फेयर अवार्ड मराठी में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वे चित्रभूषण पुरस्कार भी प्राप्त कर चुकी हैं। भारतीय टेलीविजन के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध सीरियल महाभारत में शकुनी मामा का किरदार अदा करने वाले गूफी पेंटल अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके जाने का सभी को गम हुआ। एक कलाकार अपने अभिनय से किस तरह से एक किरदार को अमर बना देता है, गूफी पेंटल ने हमें ये दिखा दिया। उन्होंने शकुनी मामा के किरदार को अमर बना दिया। इस किरदार के पीछे भी अपनी एक कहानी है। दरअसल गूफी पेंटल जिस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में आए थे, उस वक्त उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की हर विधा को सीखा। उन्होंने स्क्रिप्टिंग सीखी, डायरेक्शन सीखा, एक्टिंग सीखी और उसके बाद वो बी.आर. चोपड़ा में काम करने लगे। और बी.आर. चोपड़ा जब महाभारत बना रहे थे, उस वक्त उन्होंने शकुनी मामा का किरदार गूफी पेंटल को ऑफर किया। इस किरदार को और ज्यादा दमदार बनाने के लिए उन्होंने अपने कुछ सुझाव बी.आर. चोपड़ा और डॉक्टर राही मासूम रजा को दिए। उन्होंने कहा कि मैंने कहीं पढ़ा है कि जो चालाक लोग होते हैं उनमें कहीं ना कहीं शारीरिक कुछ कमी होती है, क्यों ना शकुनी मामा के किरदार को थोड़ा सा लंगड़ा बना दिया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं काले रंग के कपड़े पहनना चाहता हूँ। बी.आर. चोपड़ा ने उनके दोनों सुझाव मान लिए और उसके बाद तो लोगों ने देखा कि किस तरह से गूफी पेंटल ने इस किरदार को यादगार बना दिया। गूफी पेंटल हमें एक बात और भी सिखा गए हैं कि अगर संघर्ष किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। यदि एक हाथ खेलने का अवसर मिल जाए भांजे, तो सब कुछ फिर से समेट लूं। टेलीविजन सीरियल महाभारत में शकुनी मामा का किरदार निभाकर घर घर में लोकप्रियता हासिल करने वाले अभिनेता गूफी पेंटल अब इस दुनिया में नहीं रहे। 78 वर्ष की उम्र में गूफी पेंटल ने आखिरी सांस ली। गूफी पेंटल ने अपनी अदाकारी के माध्यम से कई प्रशंसा और मान्यता प्राप्त की। थिएटर से लेकर सिनेमा और टीवी सीरियल सभी में उन्होंने अपने अभिनय के जौहर दिखाए। गूफी पेंटल का अदाकारी कौशल और उनकी विशेष आवाज बांधने की क्षमता ने मनोरंजन जगत में उन्हें विशेष स्थान दिलाया। गूफी पेंटल का जन्म 4 अक्टूबर 1944 को तरन तारण पंजाब में हुआ था। उनके पिता एक कैमरामैन थे और उस वक्त उनके छोटे भाई जाने माने अभिनेता कमरजीत पेंटल ने फिल्मों में करियर बनाने का फैसला किया। लेकिन गूफी पेंटल ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की।
आगे जाकर उन्होंने भी इंजीनियरिंग छोड़कर भाई के नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया। एक्टिंग में किस्मत आजमाने के लिए गूफी पेंटल 1969 में मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद गूफी पेंटल ने टीवी सीरियलों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। इस बीच 1975 में गूफी पेंटल को पहली फिल्म मिली। उन्होंने रफू चक्कर से एक्टिंग डेब्यू किया, जिसके बाद दिल लगी, देश परदेश, दावा, सुहाग और धूम जैसी फिल्मों में आए। फिल्मों के साथ साथ गूफी पेंटल टीवी सीरियलों में भी काम कर रहे थे। फिर उन्हें 1988 में B.R. चोपड़ा की महाभारत में शकुनी मामा का किरदार मिला। इस किरदार ने गूफी पेंटल को घर घर में मशहूर कर दिया। मुझे बेहद प्रसन्नता होती है इस बात पे कि आज भी हमारी महाभारत के चाहने वाले कई हजार हैं, कई लाख हैं, कई करोड़ हैं जो हमें अलग अलग तरह के कमेंट्स भेजते रहते हैं। और मैं बड़ा आभारी हूं आप लोगों का कि आपने हमारी महाभारत को इतना पसंद किया कि हर बार आप मुझे कमेंट्स में नए नए सवाल पूछते रहते हैं। अच्छा लगता है। महाभारत पर और भी सीरियल बने। कई एक्टरों ने शकुनी मामा का रोल प्ले किया, लेकिन कोई भी एक्टर इस रोल में गूफी पेंटल को मात नहीं दे पाया। असल जिंदगी में भी लोग गूफी पेंटल को शकुनी मामा के रोल से ही जानते थे। उन्होंने महाभारत के अलावा अकबर बीरबल, CID, मिसेस कौशिक की 5 बहुएं, करण संगनी, जय कन्हैया लाल की जैसे कई सीरियलों में काम किया। उन्हें 2004 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि गूफी पेंटल फिल्मों में आने से पहले भारतीय सेना में थे। इस बारे में गूफी पेंटल ने एक अखबार को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि साल 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था, उस वक्त वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। युद्ध के दौरान उनके कॉलेज में आर्मी के लिए भर्तियां चल रही थी और उसी में उनका सिलेक्शन हो गया। उनकी पहली पोस्टिंग चीन के बॉर्डर पर हुई थी। गूफी पेंटल ने ये भी बताया कि जब वो चीन के बॉर्डर पर थे तो वहाँ आपसी मनोरंजन के लिए रामलीला किया करते थे। उस रामलीला में गूफी पेंटल सीता का रोल निभाया करते थे और यहीं से गूफी पेंटल की एक्टिंग में दिलचस्पी जागने लगी थी। गूफी पेंटल ने टीवी और फिल्मों में कई उल्लेखनीय भूमिका निभाई हैं, जिसके लिए वो हमेशा याद किए जाएंगे। आज हमारे साथ एक ऐसे अभिनेता मौजूद हैं जिनको हम अभिनेता नहीं बल्कि एक्टिंग का एक स्कूल कहेंगे। हमारे साथ पवन राज मल्होत्रा हैं इस वक्त, और दूरदर्शन से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें टाइम दिया, हमें वक्त दिया। आपसे जानना चाहेंगे, आपकी ये फिल्म आ रही है नई फौजा, काफी चर्चे हैं इस फिल्म के। इसमें आप मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें आप ये कह रहे थे कि आपका बचपन का ऐसा कुछ सपना था कि आप फौज में भर्ती होना चाहते थे, तो आपने आज इसमें एक फौजी के बाप की, पिता की भूमिका निभाई है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आपने उस सपने को एक तरह से जिया है इस फिल्म में? जी, पहले तो सबको नमस्कार, राम राम। ये बात सच है। देखिए, हम जब बच्चे हमें 65-71 वॉर तो बहुत अच्छे से याद है। बल्कि उस वक्त हम स्कूल में थे तो जो भी पैसे इकट्ठे करते थे, मैं बूट पॉलिश भी किया है वहां पर, तो वो एक जज्बा था उस वक्त का, एक फीलिंग, तो उसी के साथ हम बड़े हुए हैं। और हमने फिर 47 का भी कश्मीर वाला अटैक भी सुना और 62 भी, और ये सब के साथ तो हम आर्मी नहीं बोलते थे, मिलिट्री बोलते थे। हम दिल्ली के पंजाबी थे। मिलिट्री में जाना गया तो नहीं मैं, खैर हाँ, मेरे साथ का एक और साथी था, दोस्त महाजन, वो कर्नल रिटायर हुआ है। सो आई फेल्ट वेरी गुड व्हेन ही जॉइंड। तो वो एक हमारा रहा कि, तो अभी जब ये फिल्म मुझे सुनाई गई तो इसमें बातचीत ही यही है कि भाई पीढ़ी दर पीढ़ी फौज में जाते रहे हैं तो बेटा भी जाएगा, और बाकी तो फिल्म लोग देखेंगे तो उनको पता चलेगा। तो मैंने सुनी और मेरा पहला रिएक्शन था, हाँ भाई ये फिल्म तो करेंगे। तो मतलब ये कह सकते हैं कि आपने इस फिल्म को करते हुए अपने किरदार को बहुत ज्यादा एंजॉय किया? हाँ, एंजॉय तो भाई मैंने जो भी किरदार जब भी किए, आई एंजॉय माई वर्क। मैं एक बार हाँ जब बोल देता हूँ तो फिर पूरी अपनी मस्ती से आई हैव ऑलवेज एंजॉयड। पर
ये किरदार जो कह रहा है, मैं काफी कुछ उसके साथ हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ, वैसे मैं हमेशा कहता हूँ, टीचर, डॉक्टर एंड सोल्जर शुड बी रिस्पेक्टेड, एंड सोल्जर इन इंडिया स्पेशली, इफ यू सी 47 से आजादी से 48 का जो भी कश्मीर में हो, तब से लेकर आज तक हमारे सोल्जर को रेस्ट नहीं मिला है, चाहे वो बॉर्डर पे हो, चाहे देश के अंदर भी। जब भी कोई आपदा आती है उनको आप भेजते हैं। सो हमारे में कुछ हमारे साथ गड़बड़ी होगी, देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विद अस, कि अगर हम अपनी ऑलिव यूनिफॉर्म, अपने सोल्जर को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते। तो सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपने जो भी किरदार निभाया है उसको एक तरह से जिया है। हम कहते हैं कि उसको एक पैमाना बनाया है आपने उस किरदार को। चाहे हम आपका कोई सा भी किरदार उठा के देखते हैं, थिएटर से लेकर आपने टीवी सीरियल तक करे, और उसके बाद आपने बड़े पर्दे पर आए, और अब आप ओटीपी पर भी आ चुके हैं। तो इतना लंबा सफर आपने जो तय किया है, तो एक सवाल तो आपसे बनता है, ये जो आपने सिनेमा का बदलता हुआ रूप देखा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब ओटीटी एक तरह से एक चैलेंज है प्रोड्यूसर्स के लिए, या फिर उसके लिए मतलब फैंस को तो वहां पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल ही गए हैं, तो आप उसको ओटीटी को किस तरह से देखते हैं? देखिए, चेंज तो हमेशा होता है और होता रहेगा और होना चाहिए भी, क्योंकि सोच बेटर होती है। आप जहां पर चेंज नहीं है, वो पानी अगर स्टैग्नेंट है तो उसमें बदबू आएगी। चेंज तो आपको हर चीज में खड़े रहना चाहिए कि हाँ, समय के साथ चीजें बदलती हैं, समय के साथ सोसाइटी बदलती है, लोगों की सोच बदलती है, तो उसी तरह की फिल्मों में भी वो बदलेगा। तो मैंने तो दिल्ली में थिएटर से शुरुआत की थी, उसके बाद बॉम्बे आए तो फिल्म करने आए थे, तब तो टीवी शुरू भी नहीं हुआ था जब हम आए। उसी दौरान टीवी शुरू हुआ, हम लोग दिल्ली में शुरू हुआ, हम बॉम्बे आए। और शुरुआत में अगर आप देखेंगे, पहले 10 साल टीवी पर एक अलग तरह का काम हुआ, उसके बाद फिर टीवी दूसरी तरह से और मोर कमर्शियल, दे मच बिगर मनी। पर बहुत सारे शुरू के लोगों, कंटेंट इसलिए इंपॉर्टेंट था, आज तक लोगों को वो सब याद है। बुनियाद, तमस, हम लोग, नुक्कड़, इंतजार, ये जो है जिंदगी, इस तरह और कुछ नाम है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि नहीं उस वक्त एक ही आता था इसलिए याद है, ऐसा नहीं है। कुछ आए जिनका कंटेंट लोगों के साथ रह नहीं पाया, लोग उसको भूल भी गए। और फिर एक जर्नी शुरू हुई, फिल्म्स तो थी, आज ओटीटी आया। और 80 के दशक में भी आप देखेंगे तो फिल्म्स वर नॉट डूइंग वेल, चल नहीं रही थी, तो लोगों ने कहा था अरे टीवी आ गया ना, इतने सारे चैनल्स आ गए इसलिए नहीं चल रहे हैं। नहीं, फिल्म खराब होगी तो नहीं चलेगी, फिल्म अच्छी होगी तो लोग थिएटर में आएंगे। थिएटर का साइज छोटा हो सकता है कि आने वाले टाइम में हो जाए, लेकिन आज भी अमेरिका में, लंदन में थिएटर्स तो है, वो द एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग अ फिल्म, एक डार्क हॉल में जब 500, 1000, 200 लोग बैठते हैं, और एक बिग स्क्रीन पर जो एक करिश्मा होता है, वो छोटी स्क्रीन पे या घर पे टीवी पे नहीं हो सकता। पर ओटीटी आने से ये हो गया कि देखिए, अगर 8 एपिसोड हैं तो यूं समझ लीजिए कि 3 से 3.5 फिल्म की लेंथ है। तो उसमें राइटर, डायरेक्टर, एक्टर्स को सबको एक अपनी जो लेड परफॉर्मेंसेस होती हैं, लेड कहानियां होती है, उसको आपको मौका मिलता है। ज्यादा भी खींचो तो जैसे टीवी में बहुत बारी होता है कि आप एक सब्जेक्ट को ज्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं, तो वो ड्रॉबैक्स भी होते हैं, कुछ फायदे भी होते हैं। और मैं ओटीटी के लिए हमेशा कहता हूं, ये सिनेमा और टीवी के बीच की चीज है। उससे थोड़ा बेटर बजट, पर उससे थोड़ा कम, एक कंस्ट्रेंट है, पर उसके प्लस पॉइंट्स भी हैं, यू नो। एंड इस पे अलग अलग तरह की आप देखें, मैं अभी 5वां ओटीटी शूट कर रहा हूं और 3 आ चुके हैं। जी, दे हैव डन वेरी वेल, ईश्वर की कृपा रही है। तो कोई सा भी हो, चाहे वो एक यादगार तरह से एक यादगार बन जाता है पूरा। देखिए, वो ईश्वर की कृपा है कि आपको मेरी झोली में वो किरदार आए, और ईश्वर की कृपा है कि वो समझ आए कि हम उसको ट्रांसलेट, मैं उसको कर पाया। पहले ग्रहण आया, फिर टब्बर आया, फिर शिक्षा मंडल आया, फिर मैंने एक जो शूट कर लिया है वो है कोर्ट कचहरी। और अभी मैं फिलहाल मैं चंडीगढ़ से सीधा आया हूँ अभी ट्रैवल करके। आई वाज शूटिंग देयर रात को, तो वो भी एक ओटीटी कर रहा हूँ। तो मैं कोशिश तो ये है कि फिल्म, ओटीटी, जो भी अच्छा काम, इंटरेस्टिंग काम मिले वो करते रहें। सर, आपने कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा जोर दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट तो होता ही है दर्शकों को खींचने के लिए, लेकिन एक अभिनेता भी अपने अभिनय से दर्शकों को खींचता है, जो कि आपने किया। आपका हर एक अभिनय आपका एक पहचान बना है। चाहे आपने सलीम लंगड़े को
पे मत मत रो, चाहे वो बाग बहादुर हो, चाहे किरदार हो, हर तरह से आपने एक डिफरेंट रोल किया है। और उसमें जो आपने ब्लैक फ्राइडे किया उसके अंदर जिसमें टाइगर मेमन का आपने किरदार निभाया, तो इस तरह का जो अभिनय आपने, इतना पुख्ता अभिनय जो आपने किया, क्या आपका एक थिएटर का बैकग्राउंड रहा है, उसकी वजह से आपके अंदर इतनी ज्यादा पॉलिश आई है? जी, थिएटर ने कहीं ना कहीं बहुत मदद की है, क्योंकि थिएटर में एक जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, आप पहले स्क्रिप्ट पढ़ के आप अपने किरदार कैरेक्टर्स की बात करते हैं। और इसीलिए सलीम लंगड़े पे मत रो बैक टू बैक जब बाग बहादुर करते हैं, दो एकदम अलग फिल्में हैं। और जैसे मुझे किसी ने एक बार बोला था कि सलीम लंगड़े में इतनी तारीफ हुई थी, लेकिन वो नशा बाग बहादुर में दिखा नहीं, कि नहीं तो थोड़ा बहुत अंश रह जाता है। दूसरा, एज एन एक्टर आपकी ड्यूटी देखिए, मेरा कोई फिक्स स्टाइल और मैनरिज्म नहीं है, इसलिए मेरी मिमिक्री नहीं होती। और मिमिक्री जिसकी होती है वो स्टार बनता है, हमारी मिमिक्री नहीं होती है। और मिमिक्री तभी हो सकती है जब आपका फिक्स्ड मैनरिज्म हो, आपकी स्पीच का एक सर्टेन वे ऑफ हो, कि आप एक ही तरह की लय में करते हैं। पर मैंने शुरू से सोचा कि जो मेरे पास स्क्रिप्ट आएगी उसमें से किरदार निकालना। अब मैं हमेशा कहता हूं कि अच्छा बुरा एक्टर क्या है कि आपके पास जो स्क्रिप्ट है उसी में सीड है आपके किरदार का, आपकी कहानी। तो आप अपने किरदार को उसमें से, अब 4 झाड़ियां देख लीजिए, 5 पेड़ देख लीजिए या जंगल देख लीजिए, वो जंगल जो आपने देखा वो उसी में, उस स्क्रिप्ट में ही है। आप घर से कुछ नहीं लाते हैं। हाँ, कुछ लोगों का है कि दे हैव गॉट अ सर्टेन स्टाइल, मैनरिज्म्स व्हिच पीपल लव, एंड व्हाटएवर दे गेट दे मोल्ड इट इन देयर ओन वे, और वो भी ठीक है। पीपल एंजॉय इट, पीपल लाइक इट. Some of the performances even like that are very, very good. Some people have a certain way of their speech. According to work, according to the script, according to the character, your voice changes, the texture of voice changes, your body language changes, and that's my approach. ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर दुनिया के अरबों लोग हमें पसंद करते हैं, पर एक हिस्सा है जो हमारे इस तरह की अप्रोच को अप्रिशिएट करता है। और अब धीरे धीरे ये ओटीटी आने से और इतने चैनल्स आने से लोग दूसरी फिल्में बाहर की भी देख रहे हैं, तो उनका भी टेस्ट थोड़ा चेंज हो रहा है। दे वांट मोर रियलिस्टिक परफॉर्मेंसेस, दे वांट स्क्रिप्ट्स जो ऐसी कहानियां हो जो रोजमर्रा की बात करें। इसीलिए देखिए आप छोटे शहरों में लोग जा रहे हैं, वहां की गलियां, वहां की छतें, वहां के लोग, वहां की कहानियां, वहां के पेड़, वो सब इस्तेमाल हो रहे हैं। क्योंकि आप जब फैमिलीज की कहानी कहना शुरू करते हैं तो फिर आप घरों के अंदर जाते हैं। आपने अपने इंटरव्यू में यही कहा है कि आपके घर वालों की तरफ से, खास तौर पे आपके पिता की तरफ से फिल्मों में ना जाने को कहा गया था, लेकिन उसके बाद भी किसी तरह से आपने उसमें राजी हुए जाके। तो किस तरह से अपने घर वालों को एक तरह से मनाना होता है? क्या आप वो अभी भी वही रुख देखते हैं जैसे कि सिनेमा को एक फालतू की चीज समझा जाता है? नहीं, देखिए वो ऐसा कोई अगेंस्ट यूं नहीं था कि जाना ही नहीं है, पर एक माँ बाप का जो कंसर्न होता है। और मैं बिजनेस फैमिली से आया, मशीन टूल्स का हमारा बिजनेस था, एमबीसी टूल। मेरे फादर लाहौर से ही, बिफोर पार्टीशन ही केम दिस साइड, माय फादर एंड माय अंकल्स दे स्टार्टेड दैट। तो उनका कंसर्न ये था कि ये बिजनेस सीखना पड़ता है, यू हैव टू डील विद इंजीनियर्स, एंड उनका कंसर्न ये होता है कि थिएटर जो है ये सब कुछ देने वाला नहीं है, और फिल्मों में तो कुछ मालूम नहीं है ना काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो माँ बाप का एक जो अपने बच्चों के लिए कंसर्न है कि आप ऐसे बिजनेस में जा रहे हैं जहां इनसिक्योरिटीज हैं। अब मैं लोगों से कहता हूं कि भाई, एक तो अपने लिए एक समय सीमा तय कर लीजिए, ऐसा नहीं कि जीवन बर्बाद कीजिए, लेकिन जहां तक इनसिक्योरिटी का सवाल है कि ये काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अनसर्टेनिटी जो है वो तो आज कॉर्पोरेट में भी कभी भी पिंक स्लिप दिखाई जा सकती है आपको, है ना। तो अब स्पोर्ट्स में भी आओगे तो मालूम नहीं कहां तक पहुंचोगे, पर वो चांसेस तो आपको लाइफ में लेने पड़ेंगे ना। और उसमें भी फिर आप कौन से कहां तक कैसे, तो वो तो कोई जीवन में कुछ तय नहीं कर सकते, जो चला है वही पहुंचा है। और अगर आप चांस नहीं लेंगे तो फिर कैसे करेंगे। लेकिन फिर भी मैं लोगों से बोलता हूं, यंगस्टर्स जब कभी पूछते हैं भाई सबको क्या ट्राई करने का, और कैसे किसी को, मेरा भी भाई बहुत सारे सीनियर्स ने मजाक उड़ाया था जब मैंने बोला था बॉम्बे जा रहा हूं, कुछ ऐसे भी थे, अबे पागल आता क्यों नहीं है बॉम्बे, तो सबको हक है अपना अपना कोशिश करने का। और कौन कहां तक पहुंचेगा, सबकी अपनी अपनी डेस्टिनी है, सबकी अपना फोकस और मेहनत है, और सब में कितना टैलेंट है वो डिपेंड करता है। सर, एक आखिरी सवाल पूछेंगे, आपको अपने रोल्स में सबसे ज्यादा अजीज कौन सा रोल है जो आपको बहुत ही इंजॉय किया आपने उसको करते हुए और आपके लिए एक यादगार है?
पर सच बताऊं तो मैंने जब भी हाँ बोला और किया, हर किरदार मुझे, अब मैं कैसे कह दूं कि सलीम लंगड़ा से बाग बहादुर ज्यादा थी या रोड टू संगम या ब्लैक फ्राइडे। मैं ईश्वर का बहुत ही शुक्रगुजार हूं, बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि भगवान ने मेरी झोली में ये सब काम लाके दिया और मेरा दिमाग भी चलाया उन किरदारों को समझने का कि आज लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो दूसरा, मैं हमेशा सोचता था कि भाई अगर ये काम आया है, आप अपनी ईमानदारी से कीजिए, और फेलियर आर्टिस्ट का हक है। अगर आप कुछ अलग ट्राई कर रहे हैं तो उसमें अगर फेल भी हो तो कोई बात नहीं। तो बहुत अच्छी जर्नी रही है जब पीछे मुड़ के देखता हूं। बाकी तो देखिए, कंटेंट होता है, आदमी एम्बिशियस तो होता है और आगे आगे बढ़ने का सोचता है, वही जीवन है, बहता पानी है, तो वो तो चलता ही रहता है। लेकिन अगर मुड़ के देखूं तो भगवान ने बहुत कुछ दिया जो शायद सोचा भी नहीं था यहाँ तक पहुंचेंगे। नेशनल अवार्ड मिला है, मेरी फिल्मों को नेशनल अवार्ड मिले हैं, फ्रांस में अवार्ड मिला है, तेलुगु फिल्म की वहां अवार्ड मिले, पंजाबी फिल्म की वहां अवार्ड मिले। तो योर वर्क हैज बीन अप्रिशिएटेड, लोग आपका काम अच्छा बोलते हैं, तो एक आर्टिस्ट को और क्या चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन की टीम से बात करने के लिए और अपने अनुभव हमसे साझा करने के लिए। तो आज के सिनेमा की दुनिया के इस खास शो में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए कुछ नया लेकर। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बाढ़ को